मुझे बचपन से ही स्पाइसी खाना बहुत पसंद था, लेकिन मेरे अमीर माँ बाप को लगा कि इसका मतलब मैं उनका असली बेटा कोई नहीं सेंस हूँ। बात की। फिर एक दिन असली यंग मास्टर रोता हुआ हमारे दरवाजे पर आ गया। उन्होंने बिना एक सेकंड सोचे उसकी बात मान ली। रातों रात डीएनए टेस्ट करवाया गया और फिर मुझे सीधे गांव वापस भेज दिया गया। वहां मेरा स्वागत एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी, अजनबी माँ बाप और 5 ठंडी दूर दूर रहने वाली बहनों ने किया। जिस छोटे भाई को वो लोग जान से ज्यादा प्यार करते थे, उसकी जगह अचानक मैं आ गया था। नेचुरली वो किसी अजनबी से तुरंत अपनापन नहीं दिखा सकती थी, और सच कहूं तो अपनी पिछली जिंदगी में मैं पूरा अनाथ था। मेरा कोई परिवार ही नहीं था। इसी वजह से मैं इस बड़ी मुश्किल से मिली फैमिली को बहुत ज्यादा चेरिश करता हूँ। ऊपर से मैं असल में एक बुक की दुनिया में ट्रांसमिग्रेट होकर आया था। मुझे अच्छी तरह पता था कि ये पांचों बहनें आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां बनने वाली हैं। मुझे किसी भी हालत में इन फ्यूचर बैकर्स से चिपक कर रहना था। अगले ही दिन माँ बाप लंबी यात्रा पर चले गए। पांचों बहनें खेतों में काम करने निकल गईं। मैंने सोचा, जब मैं घर पर ही हूँ तो खाना बना देता हूँ और घर भी साफ कर देता हूँ। घर के पीछे घूमते हुए मुझे जंगली मुल्थी का बड़ा झुंड मिला। मैंने तुरंत उसे खोदकर निकाला और बढ़िया मुलेठी वाली मीठी चाय तैयार की। फिर उसे ठंडा करने के लिए कुएं में लटका दिया। उसके बाद मैंने अपनी बहनों के गंदे कपड़े धो दिए। पूरा घर अंदर बाहर चमका दिया। फिर सोचने लगा कि दोपहर में बहनों के लिए क्या टेस्टी खाना बनाऊं। लेकिन हमारे घर की हालत ऐसी थी कि सिर्फ सफेद चावल सबके लिए काफी नहीं होते। अच्छी बात यह थी कि तहखाने में कुछ कद्दू अभी भी पड़े थे। मैंने तुरंत फैसला किया कि आज स्टीम्ड पंपकिन राइस बनेगा। मुझे याद आया कि वापस आते वक्त खेतों के किनारे बहुत सारी जंगली कुल्फा घास दिखी थी। उससे बढ़िया ठंडी सैलेड बन सकती थी। बस फिर क्या था, मैं टोकरी उठाकर निकल पड़ा और ढेर सारी कुल्फा तोड़ लाया। इसके साथ ही लगभग सारी तैयारी पूरी हो गई। जब देखा कि दोपहर होने वाली है तो मैंने कुएं से ठंडी मुलेठी वाली चाय निकाली और बहनों को देने निकल पड़ा। लेकिन मुझे जरा भी नहीं पता था कि वो लोग किस खेत में काम कर रही हैं, इसलिए रास्ते भर लोगों से पूछना पड़ा। गांव के पूरब में सुनहरे धान के खेतों का अंतहीन समंदर फैला हुआ था। गांव वाले सब सिर झुकाए कटाई में लगे हुए थे। काफी लोगों से पूछने के बाद आखिरकार मुझे सही जगह मिल गई। मेरा अनजान लेकिन हैंडसम चेहरा देखकर सब लोग काफी क्यूरियस हो गए। मैंने खुलेआम गर्व से कहा कि मैं लियू परिवार का बेटा हूँ। उसी वक्त मेरी पांचों बहनें खेत में पसीने से तर थीं। सबसे पहले लियू शंगदी थक कर गिर पड़ी। वो जमीन पर बैठ गई और शिकायत करने लगी, आह, शेषी घर पर नहीं है, हमारे लिए पानी लाने वाला भी कोई नहीं, मैं प्यास से मर रही हूँ। आमतौर पर जब वो लोग खेत में काम करती थीं तो शेषी ही खाना पानी लेकर आता था, लेकिन अब उसके जाने के बाद शायद उन्हें लगा कि मुझ में इतनी समझ नहीं होगी। लियो लेडी ने दरांती एक तरफ फेंकते हुए कहा, मैं जाकर पानी ले आती हूँ बड़ी बहन। तभी थोड़ी दूर से मेरी साफ आवाज सुनाई दी। लियो जियाउदी ने आवाज की तरफ देखा। बाकी चारों बहनों ने भी एक साथ सिर घुमा लिया, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि उन्हें साफ दिखाई नहीं दिया कि कौन आ रहा है। जैसे जैसे मैं करीब आया, मैंने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, बहनों, मैं तुम लोगों के लिए कुछ पीने को लाया हूँ। सबसे बड़ी बहन लियू जियाउदी ने अपनी द्रांति नीचे रखी और पानी लेने चली आई। मुंह खोलते ही उसने पूछा, यंची, तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? मैं मुस्कुराया और बोला, बस लोगों से पूछ लिया। आज बहुत गर्मी है, आप लोग प्यास से बेहाल होंगी, इसलिए खास आपके लिए ये लेकर आया हूँ। नियंदी, पंडी और लेडी ने तुरंत शंगदी की तरफ देखा, क्योंकि वहीं अभी थोड़ी देर पहले शिकायत कर रही थी। शंगदी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। मुझे क्या देख रहे हो? ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को उम्मीद थी। उसकी जुबान भले तेज थी, लेकिन बॉडी पूरी ऑनेस्ट थी। उसने मटके के ऊपर रखा कटोरा उठाया, अपने लिए पूरा भरकर पीने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। अंदर का पानी पीला था, उसमें कुछ जड़ें भी तैर रही थीं। शंगदी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, चिंगशुई, ये कीचड़ वाला पानी कहाँ से उठा लाए? मैंने होंठ फुला लिए, जैसे बहुत गलत इल्जाम लग गया हो। चौथी बहन, ये कीचड़ नहीं है, ये मीठी मुलेठी है। मैंने इसे जानबूझकर काफी देर कुएं में ठंडा किया था, फिर तुम लोगों के लिए लाया। आप हमेशा मेरे बारे में बुरा क्यों सोचती हो? शंगदी नाक सिकोड़ते हुए बोली, बकवास, घास भी कभी मीठी होती है क्या? पक्का इसे पीकर पेट खराब नहीं होगा? तभी जोडी का चेहरा सख्त हो गया। उसने डांटते हुए कहा, लियू शांगदी, जुबान संभाल कर बात करो। दूसरी बहन लियू पांडी शोर सुनकर पास आ गई। उसने बिना कुछ कहे शांगदी के हाथ से कटोरा छीन लिया और खुद एक कटोरा भर लिया। फिर सिर पीछे करके एक ही सांस में पूरा पी गई। शंगदी पूरी तरह शॉक्ड रह गई। रुको, दूसरी बहन, तुम सच में ये पी रही हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा कि पेट खराब हो जाएगा? उधर मीठा मुलेठी वाला पानी धीरे धीरे पान दी के गले से नीचे उतर रहा था। उस मीठे पानी ने तुरंत सितंबर की झुलसा देने वाली गर्मी को गायब कर दिया। मुंह में बस ठंडी सी ताजगी रह गई। पैन दी की आंखों में साफ हैरानी चमक उठी। उसने शांग दी को घूरते हुए कहा, बस चुप रहो। उसके तुरंत बाद लियू पैन दी ने खुशी खुशी दूसरा कटोरा भरा और एक ही सांस में पी गई। मुंह पोंछते हुए आखिर उसने कहा, यह पानी सच में मीठा है, ये पक्का मुलेठी की जड़ है।
तभी लियू झाओदी मुस्कुरा उठी। उसने भी एक कटोरा उठाया और बड़ा सा घूंट भर लिया। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल पंडित जैसा था। वो भी लगातार 2 पूरे कटोरे पी गई, तब जाकर रुकी। फिर लियू नियन और लियू लैदी ने भी जमकर पानी पिया। अब बस लियू शंग दी ऑकवर्ड होकर खड़ी रह गई थी। उसका गला प्यास से जल रहा था। लियू लैदी ने होंठ चाटते हुए उसे चिढ़ाया, चौथी बहन, तुम सच में नहीं पियोगी? लियू शांग दी जिद्दी आवाज में बड़बड़ाई, मुझे नहीं लगता ये इतना अच्छा हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने छोटा सा घूंट लिया, उसने पूरा मटका पकड़ लिया और जोर जोर से पीने लगी। अरे नंबर 4, मेरे लिए भी छोड़ो। तीसरी बहन लियू नियन दी तुरंत उसे वापस छीनने के लिए आगे बढ़ी। सबसे ज्यादा धान उसी ने काटा था, सबसे ज्यादा मेहनत भी उसी ने की थी, और इस वक्त वो प्यास से बेहाल थी। सब खत्म हो गया, एक बूंद भी नहीं बची। मैं बस हेल्पलेस होकर देखता रह गया जबकि लियू शंग दी ने पूरा मटका खाली कर दिया। अब तो एक बूंद भी नहीं निकल सकती थी। लगता है कल मुझे एक्स्ट्रा बड़ा बर्तन बनाना पड़ेगा, वरना इतना पानी किसी के लिए काफी नहीं होगा। मैं अपने आप बड़ी मुस्कान रोक नहीं पाया। बड़ी बहन ने भी मेरी तरफ देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसने अपना आस्तीन उठाकर बड़े प्यार से मेरे माथे का पसीना पोंछ दिया। उसका स्पर्श बहुत ही नरम था। आह, यांशी कितना समझदार है। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? बड़ी बहन ने क्यूरियोसिटी से भरी आंखों से पूछा। मैं थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, बस बड़ी बहन, मैंने कभी किसी किताब में पढ़ा था, लेकिन अगर एग्जैक्ट डिटेल्स पूछो तो मुझे खुद भी ठीक से नहीं पता। अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था कि इसे और कैसे समझाऊं। वैसे मुझे बस इतना पता है कि इससे बहुत अच्छा ड्रिंक बनता है। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है यांशी। बड़ी बहन ने प्यार से मेरा सिर थपथपाया। वो एहसास बिल्कुल नेचुरल था, जैसे कोई नॉर्मल बड़ी बहन अपने छोटे भाई को प्यार करती है। लेकिन उसका वो छोटा सा जेस्चर भी मेरे दिल को पूरी तरह गर्म कर गया। बचपन से प्यार के लिए तरसते हुए बड़ा होने की वजह से मैं फैमिली लव के लिए बुरी तरह डेस्परेट था। उधर मेरी बहनों को अभी भी और पीने का मन था। लियू शांग दी ने होंठ के कोने को चाटा, लेकिन फिर भी एटीट्यूड बनाए रखा। उसने अपनी दरांती उठाई और वापस धान काटने लग गई। ये 2 एकड़ खेत खत्म करने में कम से कम 3 दिन लगने वाले थे। बड़ी बहन ने बेबस होकर सांस छोड़ी और मेरी तरफ मुड़ी। यंशी, तुम्हें घर वापस जाने का रास्ता याद है ना? यहाँ बहुत गर्मी है, जल्दी घर जाओ और आराम करो। मैं लौटकर तुम्हारे लिए लंच बना दूंगी। मैंने जोर जोर से सिर हिलाया। मुझे रास्ता याद है। फिर खाली मटका पकड़कर मैंने अपनी बहनों को बाएं कहा और मिट्टी वाले रास्ते से वापस चल पड़ा। आज का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह हिट रहा था। मैं अंदर से बहुत खुश था। घर पहुंचते ही मैंने तुरंत लंच बनाना शुरू कर दिया। जब मेरी बहनें खेत से वापस लौटी तो दूर से ही उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू किसके घर से आ रही है। शोर सुनकर मैं किचन से भागता हुआ बाहर आया। मैं अभी भी अपना एप्रन बांध रहा था। हाथ पोंछते हुए मैंने मुस्कुराकर कहा, आप लोग आ गई। इतनी मेहनत की है, जरूर बहुत थक गई होंगी। पहले हाथ धो लो, खाना तैयार है। मैं जल्दी से पानी का बड़ा बर्तन लेकर आया ताकि वो हाथ धो सकें। 5 बहनें पूरी तरह स्टंड थीं। वो बस चुपचाप मेरे पीछे पीछे डाइनिंग टेबल तक चली आईं। टेबल पर सुनहरे क्रिस्पी आलू के पैनकेक्स रखे थे और पंपकिन राइस इतनी परफेक्टली स्टीम्ड थी कि हर दाना मोटा, मीठा और खुशबूदार लग रहा था। मेरी सबसे बड़ी बहन ने शौक भरे चेहरे से मुझे देखा। यंशी, ये सब सच में तुमने बनाया है? सच कहूं तो ये चौथी बहन के खाने से भी बेहतर लग रहा है। मैं मुस्कुराया और मजाक में बोला, अगर मैंने नहीं बनाया तो क्या कोई मैजिकल किचन फेरी नीचे आकर हमारे लिए खाना बनाकर गई है? वैसे उनकी नज़र में मेरा ऐसा सोचना नॉर्मल था। उनके हिसाब से मेरे जैसा स्पॉइल्ड रिच बॉय किचन का काम कैसे जान सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे उनके मन की सोच बदल दूंगा। लेकिन जाहिर है मेरी चौथी बहन लियू शांडी ने माहौल खराब करने का मौका नहीं छोड़ा। अच्छा, दिखने से क्या होता है? उसने ताना मारते हुए कहा, असल बात तो टेस्ट की है। तुम जैसे पैम्पर्ड ब्रैड से आखिर कितना अच्छा खाना बन सकता है। मुझे उससे बहस करने का मन भी नहीं हुआ। मैंने बस एक पोटैटो पैनकेक उठाया और सीधे बड़ी बहन के कटोरे में रख दिया। ये लो बड़ी बहन, खाकर बताओ कैसा है। ओ धन्यवाद यांशी, उसने कटोरा आगे बढ़ाते हुए कहा। उसने एक बाइट लिया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। उसने कहा, पैनकेक नरम, चुई और परफेक्टली सेवरी था। हीट कंट्रोल बिल्कुल परफेक्ट है। ये सच में सबसे अच्छा पैनकेक है जो मैंने कभी खाया है, यहाँ तक कि सड़क पर बिकने वाले पैनकेक से भी बेहतर। ये सुनते ही बाकी सब ने तुरंत एक एक पीस उठा लिया और खाना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो छोटे छोटे केयरफुल बाइट्स ले रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब पूरी तरह टूट पड़ी। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन जिस तरह वो खा रही थी उसे साफ पता चल रहा था कि खाना कितना डिलिशियस था। यकीन न करते हुए लियू शांडी ने भी एक पीस उठाया। निगलने के बाद उसने मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजरों से देखा। वो जरूर सोच रही थी कि मेरे जैसा रिच किड इतना अच्छा खाना बनाना कैसे जानता है और इतना जबरदस्त कैसे बना सकता है। पंपकिन राइस खुशबूदार और बेहद मीठी थी। उनके लिए ये बिल्कुल नया स्वाद था। 5 ने 2-2 कटोरे चावल और 2-2 पैनकेक्स खत्म कर दी। यहाँ तक कि ठंडी कुल्फा सैलेड की प्लेट भी पूरी साफ कर दी। जब तक लियू शांडी आखिरकार अपने शौक से बाहर आई, तब तक टेबल और बर्तन पूरी तरह खाली हो चुके थे।
मैंने अपनी जिंदगी में कभी प्लेटों को इतना साफ चाटा हुआ नहीं देखा था। जहां तक मेरी बात है, मैं तो सिर्फ एक छोटा कटोरा पंपकिन राइस खाकर ही भर गया था। मेरी पांचवी बहन लियो लेडी ने अपना भरा हुआ पेट सहलाते हुए चौथी बहन से कहा, लगता है इस घर में आखिर किसी को तुमसे बेहतर खाना बनाना आ गया है। ये सुनते ही लियो शांडी ने उसे ऐसी नजरों से घूरा जैसे आंखों से ही मार डालेगी। चुप रहो, वो झल्लाकर बोली। खाने के बाद जैसे ही मैं बर्तन उठाने लगा, मेरी सबसे बड़ी बहन ने धीरे से मेरा हाथ दबा दिया। यंशी, खाना तुमने बनाया है तो बर्तन तुम्हारी बहनें धो लेंगी। शंगदी, तुम बर्तन धो दो। लियो शंगदी पहले से ही मुंह फुलाए बैठी थी। ऊपर से नाम लेकर बोल दिया गया तो वो तुरंत फट पड़ी। मैं ही क्यों धोऊं? तुम लोगों ने मुझसे ज्यादा खाया है। लेकिन मेरी बड़ी बहन ने बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ उसकी बात काट दी, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी साफ तुम्हारे अंदर ही बची है। अगर सुबह भर खेत में काम करने के बाद भी शिकायत करने की ताकत है तो बर्तन भी तुम ही धोगी। मैं हंसी रोक नहीं पाया। बड़ी बहन पूरी तरह मेरी साइड ले रही थी। लियो शांगदी का कड़वा चेहरा देखकर मेरी तीसरी और पांचवी बहन भी हंसने लगी। यहां तक कि हमेशा शांत रहने वाली दूसरी बहन के होंठों पर भी हल्की मुस्कान आ गई। क्या इतना मजेदार है? लियो शांगदी झल्लाकर बोली और मेरी चमकती मुस्कान को घूरने लगी। फिर वो अकड़ते हुए खड़ी हुई, मेरे हाथ से बर्तन छीने और बड़बड़ाई, ठीक है, मैं धो देती हूँ, मैं ही धो देती हूँ। दोपहर की धूप बहुत ही भयानक थी। मेरी बहनों को दोबारा खेत जाने से पहले थोड़ा आराम करना पड़ा। मैंने जल्दी से मीठी हर्बल टी बना दी ताकि दोपहर की गर्मी में उनके पास पीने के लिए कुछ रहे। उसके बाद मेरी सारी बहनें अपने अपने कमरे में सोने चली गईं। मैं भी अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई। लू परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। मुझे किसी भी तरह पैसे कमाने का रास्ता ढूंढना था। मैंने तकिए के नीचे से वो सोने की अंगूठी निकाली और उसे गिरवी रखने के बारे में सीरियसली सोचने लगा, लेकिन फिर मैंने तुरंत ये आइडिया छोड़ दिया। मैं अभी अभी लू परिवार में वापस आया था। हमारे रिश्ते अभी भी थोड़े नाजुक थे। ऊपर से मेरी बहनों का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा था। अगर मैं सच में वो अंगूठी गिरवी रख देता तो वो लोग जरूर सोचती कि मैं उसे शिये परिवार से लेकर आया हूं। वो उस पैसे का 1 रुपया भी हाथ नहीं लगाती। उल्टा शायद उन्हें लगता कि मैं उनका अपमान कर रहा हूं। वैसे भी अब भी हमारे पास पूरे 6 महीने थे। मैं मॉडर्न दुनिया का आदमी हूं। ऐसा थोड़ी ना है कि एंशिएंट टाइम्स में आकर भूखा मर जाऊंगा। ये अंगूठी मेरी आखिरी यादगार थी। जब तक जान पर ना बनाए मैं इसे हाथ नहीं लगाने वाला था। दोपहर ढलने लगी थी और मेरी बहनें फिर से काम पर जाने की तैयारी कर रही थीं। मैंने उनके लिए मीठी हर्बल टी के 2 बड़े मटके भर दिए। इतना काफी था कि वो लोग हाइड्रेटेड रहें। जाने से पहले उन्होंने खास तौर पर मुझे कहा, यंशी, डिनर हमारे लिए छोड़ देना, हम लौटकर बना लेंगे। हमारे एलियो परिवार के लड़कों को तो पूरा लाड़ प्यार मिलता है। अब तुम्हारी इतनी सारी बड़ी बहनें हैं जो तुम्हारा ख्याल रखेंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिटिल सी का रखती थी। तुम बस घर पर आराम करो। तुम्हें सिर्फ सुरक्षित और खुश होकर बड़ा होना है, ठीक? मैंने बस बड़ी बहन की तरफ मुस्कुराकर देखा। अरे, सिर्फ डिनर बनाना ही तो है। मैं सच में थका नहीं हूं। आप लोगों को मुझे किसी नाजुक यंग मास्टर की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। मैं भी इस घर में अपना हिस्सा निभाना चाहता हूं। तभी मैं सच में इस नई जिंदगी में सेटल हो पाऊंगा। और वैसे भी अगर उन्होंने मुझे बस आराम करने को कहा और मैं सच में कुछ भी ना करता पड़ा रहता तो मैं काफी निकम्मा नहीं लगूंगा। अगर मुझे उनका दिल जीतना था तो मुझे खुद इनिशिएटिव दिखाना पड़ता। मेरी बड़ी बहन ने बस मेरे बाल उलझाए और मुस्कुराई। ठीक है, हम चल रहे हैं। मैं अच्छे बच्चे की तरह वहीं खड़ा हाथ हिलाता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। मैं वापस अंदर जाने ही वाला था कि तभी मिट्टी वाले रास्ते से कुछ टीन एज लड़कों की हंसी सुनाई दी। 3 लड़के हमारे आंगन के पास आकर रुक गए। बीच वाला लड़का मुझे देखते हुए बोला, तुम सिस्टर सी के असली भाई हो ना? मैंने बस सिर हिला दिया। बाईं तरफ वाला लड़का नाक सिकोड़ते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा ठीक से देखा, उसकी आंखों में घिन और भी साफ दिखने लगी। मैं पूरी तरह कंफ्यूज था। हम पहली बार मिल रहे थे, फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो मुझसे इतनी नफरत कर रहा था? बीच वाले लड़के ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने ईमानदारी से जवाब दे दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद पता चला कि वो गांव के ही लड़के थे। बीच वाला डूजिटेंग था, जो गांव के मुखिया का बेटा था। बाईं तरफ वाला घूरने वाला लड़का जोजी था और दाईं तरफ बिल्कुल चुप खड़ा लड़का जिटेंग का छोटा भाई डूजिनल था। उन्होंने बताया कि सितंबर का मौसम होने की वजह से पहाड़ों में बहुत सारे जंगली पाइन मशरूम्स उग आए हैं। वो लोग उन्हें तोड़ने जा रहे थे ताकि शहर में बेच सकें। जोजी का नाम सुनते ही मुझे अचानक सब याद आ गया। वो शे चेनक का सबसे अच्छा दोस्त था। अब समझ आया कि वो मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था जैसे मैं कोई गंदगी हूं। वो बस अपने दोस्त शे चेन के लिए लॉयल्टी दिखा रहा था और मेरी वजह से नाराज था। लेकिन यार, शे चेनग अब अमीर यंग मास्टर बन चुका था। जन्म के समय बच्चों का बदल जाना मेरी गलती तो नहीं थी। क्या उसे सच में मुझसे इतनी नफरत करने की जरूरत थी? लेकिन सच कहूं तो मेरा पूरा ध्यान उन पाइन मशरूम्स पर अटक गया था। जैसे ही सुना कि उन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं, मैं तुरंत अलर्ट हो गया, क्योंकि इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की ही थी। इसलिए मैंने अपनी सबसे ब्राइट स्माइल दिखाई और सीधे डू जिटेंग के पास जाकर बोला, जिटेंग भाई,
तुम लोग ये मशरूम्स तोड़ने आखिर जाते कहाँ हो? ये सुनते ही डूजिटेंग तुरंत पिघल गया। वो मुझे मना ही नहीं कर पाया। अरे लिटिल ब्रो यंसी, गांव के पास वाले पहाड़ों में बहुत सारे पाइन ट्रीज हैं। ये मशरूम सीधे पाइन ट्रीज की जड़ों के पास उगते हैं। कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, इसलिए अभी हर जगह निकल आए हैं। लेकिन क्यों पूछ रहे हो यंसी? ये सुनकर मैंने जोर जोर से सिर हिलाया। हाँ भाई जेटेंग, मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी अभी वापस आया हूँ और मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे रास्ता भी नहीं मालूम। जेटेंग ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, अगर जाना है तो हम लोग कल सुबह फिर पहाड़ पर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलना। लेकिन जोयजी साफ तौर पर खुश नहीं था। उसने जीटेंग की बाह खींचकर शिकायत की, भाई जीटेंग, इसे साथ क्यों ले जा रहे हो? क्या ये तुम्हें ऐसा लगता है कि मेहनत वाला काम कर पाएगा? पहाड़ के रास्ते बहुत मुश्किल हैं, ये बस हमारा बोझ बनेगा और हमें स्लो करेगा। जीटेंग ने सख्त आवाज में जवाब दिया, जोजी, यैंसी अब हमारे गांव का हिस्सा है। हम सब लगभग एक ही उम्र के हैं, तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। उसे नहीं पता, इसलिए तो हमें उसे साथ ले जाना चाहिए। जोजी का चेहरा चिढ़ से भर गया। भाई जीटेंग, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, जो करना है करो, ले जाओ इसे साथ। लेकिन अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। इतना कहकर जोजी गुस्से में अपनी टोकरी उठाकर चला गया। जीटेंग ने हेल्पलेस होकर मेरी तरफ देखा। उसकी बात का बुरा मत मानना यंसी, जोजी बस थोड़ा रफ बोलता है, असल में वो बुरा इंसान नहीं है। मैं मुस्कुराया, कोई बात नहीं। तो तय रहा भाई जीटेंग, मैं कल तुम लोगों के साथ चलूंगा। कल सुबह पहाड़ पर जाने से पहले मुझे बुला लेना। सच कहूं तो मुझे जोजी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरा काम तो वैसे भी हो चुका था। मैंने थोड़ी देर और जीटेंग से बातें की, फिर दोनों भाइयों को जाते हुए देखा और खुद खाना बनाने घर लौट आया। शाम को सूरज ढलने तक मेरी पांचों बहनें वापस आ चुकी थीं। जब बड़ी बहन ने देखा कि मैंने पहले ही डिनर टेबल पर लगा दिया है, तो उसने बस हेल्पलेस लेकिन गर्मजोशी भरी मुस्कान दी। डिनर के दौरान मैंने उसे बार बार मेरे बनाए हुए मकई के बंस को देखते हुए पकड़ा। ये तो बस सिंपल कॉर्न बंस हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैंने इनमें कोई जादू कर दिया। मेरी तीसरी बहन लूनियन दी ने अपने कटोरे का हर चावल प्रैक्टिकली निगल लिया और जोर से डकार मार दी। ये देखकर मुझे चोरी चोरी हंसी आ गई। मेरी बड़ी बहन ने गर्मजोशी से सांस छोड़ी। यंसी घर पर बहुत कम खाना बनाता था और उसकी कुकिंग भी बस ठीक ठाक थी। वो पहले पूरे दिन काम करके थका हुआ घर लौटता था, फिर भी खुद खाना बनाता था। लेकिन अब घर आते ही गर्म खाना मिल रहा है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जल्दी से बहनों को कहा कि किचन में गर्म पानी तैयार है, जाकर नहा लें। पूरा दिन धान काटने के बाद उनके शरीर में बहुत खुजली हो रही होगी। असल में वो लोग बस नदी में जाकर जल्दी से नहा लेना चाहती थीं, लेकिन मैंने इतना ध्यान रखा था कि वो मना नहीं कर पाई। सिर्फ मेरी चौथी बहन लुशान दी ही अपने कपड़े लेने कमरे में चली गई। बाकी सब फिर भी नदी में ही नहाने पर अड्डी रहीं। मेरी बहनें सच में मुझे बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने खास मेरे लिए नहाने वाला बैरल छोड़ दिया, यहाँ तक कि अगली सुबह मेरे लिए गर्म ब्रेकफास्ट भी तैयार करके रखा। लेकिन जैसे ही मैंने खाना खत्म किया और पॉकेट मनी कमाने के लिए पहाड़ जाने की तैयारी की, किसने सोचा था कि बाहर निकलते ही जोजी सामने मिल जाएगा। उसके चेहरे पर वही खट्टा एक्सप्रेशन था। उसने आंखें घुमाई और मुझे तिरस्कार से घूरते हुए बोला, छी, तुम खाना बनाते हो, क्या वो खाने लायक भी होता है? मैं तुरंत इरिटेट हो गया। वैसे भी मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं बुला रहा, जहां जरूरत नहीं वहां नाक मत घुसाओ। जोजी इतना गुस्सा हुआ कि उसके गाल तक फूल गए और फिर हम तीनों साथ में पहाड़ की तरफ निकल पड़े। पूरे रास्ते जोजी ने एक बार भी मुझे घूरना बंद नहीं किया। जब हम पहाड़ के नीचे पहुंचे तो डू सिक्सी मुझे खास तौर पर एक अलग जगह ले गया। उसने कहा कि यहाँ लोग कम आते हैं, लेकिन साथ ही उसने मुझे गंभीर वार्निंग भी दी, यंसी, कुछ भी हो जाए जंगल के बहुत अंदर मत जाना। पहाड़ों में जंगली जानवर हैं, ये सेफ नहीं है। मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। मैंने तुरंत वादा किया कि मैं सावधान रहूंगा। फिर मैंने एक लंबी मजबूत टहनी उठाई और सीरियसली मशरूम्स ढूंढने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी निकलेगी। बस पत्तों को हल्का सा हटाया और नीचे बड़े बड़े पाइन मशरूम्स के पूरे झुंड दिखाई देने लगे। तो डूजिक्सी मुझे नीचा दिखाना चाहता था, है ना? मैं इन मशरूम्स को बेचकर पैसे कमाऊंगा और उसी पैसे से उसके मुंह पर तमाचा मारूंगा। कुछ ही देर में मेरी टोकरी पूरी भर गई, लेकिन आगे अभी भी बहुत सारे मशरूम्स बाकी थे। मैंने तुरंत दिमाग में प्लान बनाया, दोपहर में वापस आकर बाकी भी ले जाऊंगा। इसलिए मैंने चालाकी से अपनी टहनी से बाकी मशरूम्स को सूखे पत्तों के नीचे फिर से छुपा दिया। हाँ, मैं इतना पेटी हूं, आखिर ये सब पैसे ही तो थे। मैं अपनी चालाकी पर खुश हो ही रहा था कि तभी पास से डूजिक्सी की आवाज आई, लू यांसी। जब डूजिक्सी ने मेरी ओवरफ्लोइंग मशरूम बास्केट देखी तो वो वहीं रुक गया। तुम्हारा काम हो गया? मैंने सिर हिलाया और तुरंत बहाना बना दिया, मुझे घर जाकर अपनी बहनों के लिए खाना बनाना है। हैरानी की बात यह थी कि उसका चेहरा काफी उदास लग रहा था। उसने अपनी टोकरी दिखाई। समझ नहीं आ रहा आज क्या हो रहा है। इस इलाके में तो मुश्किल से पाइन मशरूम्स मिल रहे हैं। देखो, मुझे सिर्फ इतने से मिले हैं। मैंने उसकी टोकरी में पड़े बेचारे 2-3 मशरूम्स देखे
फिर अपनी भरी हुई टोकरी की तरफ नजर डाली। मेरे दिमाग में तुरंत एक बिजनेस आइडिया चमक उठा। मैंने अपनी टोकरी पर पड़ा कपड़ा हटाया। अंदर बड़े बड़े मोटे पाइन मशरूम से भरी टोकरी तुरंत दिखाई देने लगी। जिस जगह मैं था वहां तो ढेर सारे मशरूम्स थे। तुम भी जाकर देख लो। देखो ना, मैंने कितने सारे तोड़ लिए। डूजी सी अच्छा इंसान था, मैं उससे झूठ नहीं बोल पाया। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मैं दोपहर में कोई नई जगह ढूंढ लेता। उसके बाद मैं जल्दी से घर लौट आया और ताजे पाइन मशरूम्स की बढ़िया स्टर फ्राई बना डाली। फिर अपनी बहनों के लौटने का इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाजे से अंदर आईं और गरम गरम खाना देखा, सब वहीं रुक गई। खासकर लूशांडी। आज सुबह ही वो मेरा मजाक उड़ा रही थी कि मैं बस दिखावा कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरी कुकिंग ने सीधे उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। लूजादी ने शौक से बड़ी आंखों के साथ टेबल की तरफ इशारा किया। सीसी, ये मशरूम्स कहाँ से आए? मैंने अच्छे बच्चे की तरह जवाब दिया। मैंने पहाड़ पर जाकर तोड़े हैं। मैं फैमिली एक्सपेंसेस में मदद करने के लिए इन्हें बेचने वाला था। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा। यह सुनकर वो खुश नहीं हुई, बल्कि सबके चेहरों का रंग उड़ गया। लियू शौदी ने गिल्ट भरी आवाज में कहा, शीशी, तुम्हें पैसे कमाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बड़ी बहनें हैं, हम सब संभाल लेंगे। यहां तक कि हमेशा चुप रहने वाली लियू पांडी भी बोल पड़ी। सही कहा, परिवार चलाना औरतों का काम है। लियू शांगदी ने सीधे ताना मार दिया। क्या तुम हमें नीचा दिखाना चाहते हो? हम अब भी जिंदा हैं, फिर तुम्हें परिवार पालने की क्या जरूरत है? पुराना शीशी कभी इन चीजों की परवाह नहीं करता था। फिर वही पुराना शीशी, जब भी वो लोग मुंह खोलती थी बस उसी स्पॉइल्ड रिच बॉय की बात करती थी। मेरे अंदर का गुस्सा तुरंत भड़क उठा। क्या अपने हाथों से जिंदगी बदलने की चाहत समझना इतना मुश्किल है? मैं अब कोई रिच यंग मास्टर नहीं हूं। मैंने उन्हें सीधा घूरते हुए हर शब्द जोर देकर कहा। वो अलग इंसान था और मैं अलग हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पूरी जिंदगी हमेशा शिएशी के नाम से बंधी रहे, समझी? मैं इतना गुस्से में था कि उन पर चिल्लाकर सीधे मुड़ गया और वहां से चला गया। मेरा उनसे एक शब्द और बोलने का मन नहीं था। मुझे लगा अब हमारे बीच माहौल बहुत ऑकवर्ड रहने वाला है। लेकिन किसने सोचा था? मुश्किल से 1 घंटे बाद ही मेरे दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाजा खोलते ही मैंने लियू शौदी और लियू शांगदी को बाहर खड़ा देखा। मेरी बड़ी बहन के हाथ में खाने का कटोरा भी था। तुमने आज दोपहर खाना नहीं खाया, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। शीशी, तुम्हारी कुकिंग सच में बहुत अच्छी है। मैंने खाना ले लिया, लेकिन तभी लियू शौदी ने लियू शंगदी को हल्का सा आगे धक्का दिया, जैसे उसे कुछ बोलने के लिए कह रही हो। लियू शंगदी पूरी तरह अनविलिंग लग रही थी, लेकिन आखिर उसने मुंह खोला। सॉरी यांशी, मुझे तुमसे इतनी हार्श तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगले ही पल उसका टोन पूरी तरह बदल गया। लेकिन आज के बाद तुम जो भी करना चाहो करो। जब तक उससे इस फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचता, मैं बेवजह तुम्हारी आलोचना नहीं करूंगी। मैंने उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अपनी बात पर कायम रहा। जहां तक पाइन मशरूम्स तोड़ने की बात है, मैं ये काम जारी रखूंगा। तभी मेरी बड़ी बहन लियू शौदी ने भारी सांस छोड़ी और आखिर सच बता दिया। शीशी, हम बस तुम्हारी सेफ्टी को लेकर वरीड थे। पहाड़ों में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, इसलिए हम इतनी हाश लग रही थी। मेरा दिल थोड़ा नरम पड़ गया। तो वो लोग मुझे नीचा नहीं दिखा रही थी, वो बस डर रही थी कि मुझे चोट ना लग जाए। लेकिन मैं अभी इमोशनल फील ही कर रहा था कि तभी लियू शाओनी ने एक और बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया। अगर तुम सच में ये करना चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। परसों सुबह तुम्हारी चौथी बहन तुम्हारे साथ मार्केट जाएगी मशरूम्स बेचने। रुको, क्यों मैं? लियू शाओनी शौक में खुद की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्ला पड़ी। लेकिन हमारी बड़ी बहन ने उसे बहस करने का एक भी मौका नहीं दिया। उसकी आंखें शार्प हो गईं। अगर तुम्हें सच में माफी मांगनी है तो सिंसेरिटी भी दिखानी पड़ेगी। अगर उसके एक बाल को भी नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें पर्सनली रिस्पॉन्सिबल मानूंगी। क्या शानदार चाल चली थी। मैं वहीं हंस पड़ने वाला था। लियू शाओनी और शिकायत कर पाती उससे पहले ही बड़ी बहन उसे घसीट कर ले गई और बात वहीं खत्म हो गई। जैसे ही वो दोनों वापस खेतों की तरफ गईं, मैंने तुरंत अपनी टोकरी उठाई और दौड़ते हुए फिर पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। इस बार मैं पहले से भी ज्यादा अंदर तक चला गया और मेरी किस्मत आज भी पागलों जैसी अच्छी थी। मैं जो 2 छोटी टोकरियां साथ लाया था, दोनों पूरी भर गईं। उस रात डिनर के दौरान लियू शाओनी पूरा समय चुप बैठी रही। मैं मन ही मन हंस रहा था। वो सच में बहुत सुंदर लड़की है, बस दिक्कत यह है कि उसे बोलना भी आता है। अगले दिन घर का सारा धान आखिरकार कट चुका था। मेरी बहनों को आखिर थोड़ा आराम मिल गया। तीसरे दिन तक मैं अपना पूरा गेम प्लान तैयार कर चुका था। परसों सुबह जल्दी निकलना था। पिछले 2 दिनों में जमा किया हुआ सारा माल साथ लेकर मैं अपनी राइवल चौथी बहन के साथ मार्केट जा रहा था और खूब पैसा कमाने वाला था। मुझे जल्दी जल्दी और स्टॉक जमा करना था। 2 बड़ी टोकरियां पाइन मशरूम से भरी हुई थीं, बस मार्केट पहुंचने का इंतजार कर रही थीं ताकि डूज एंड डंक के साथ जाकर अच्छी कमाई की जा सके। लेकिन किसे पता था कि आज ये जगह ऐसे लगेगी जैसे यहाँ लूटपाट हो चुकी हो। मैं घंटों से घूम रहा था और सिर्फ एक छोटी सी टोकरी भर पाई थी। मैंने खुद को मेंटली तैयार किया। जंगली जानवर, जाने दो, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। मैंने हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर अंदर चला गया। और सच में अंदर तो खजाना भरा पड़ा था।
इतने सारे मशरूम्स थे कि मैं सब तोड़ भी नहीं सकता था। मैं पूरी तरह काम में डूबा हुआ था कि तभी अचानक झाड़ियों से एक जंगली सुअर बाहर आ गया। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और पूरी रफ्तार से मेरी तरफ झपट पड़ा। ओह साला! मैं तुरंत भागा। वो जानवर भी पीछे पड़ा रहा, बिल्कुल हार मानने को तैयार नहीं। मेरी किस्मत ही खराब थी। लेकिन तभी मुझे आगे टहनियों से ढका हुआ एक ट्रैप दिख गया। मैंने बिना सोचे पूरी ताकत से खुद को साइड में फेंक दिया। जंगली सुअर ब्रेक नहीं लगा पाया और सीधे धड़ाम से उस 2 मीटर गहरे गड्ढे में जा गिरा। मैं सिर से पैर तक मिट्टी में सन चुका था। लेकिन उससे भी ज्यादा बुरी बात यह थी कि जिन 2 टोकरियों भर पाइन मशरूम्स को मैंने इतनी मेहनत से तोड़ा था, वो पूरी तरह कुचल कर चिपचिपा गूदा बन चुके थे। मैं लगभग रोने ही वाला था कि तभी एक बड़ा सा हाथ मुझे उठाने के लिए आगे बढ़ा। बच्चे, तुम ठीक हो? मैंने ऊपर देखा। एक बिखरे बालों वाला रफ आदमी मुझे देख रहा था। मैं उससे पूछ भी नहीं पाया कि वो कौन है। उससे पहले ही उसने ऑकवर्ड होकर अपनी नाक खुजलाई। वो सुअर, असल में उसे मैं ही इधर भगा कर लाया था। ओहो, तो ये सब तुम्हारी शानदार करतूत थी। मैंने अपनी बर्बाद टोकरियों की तरफ देखा। मेरा दिल लिटरली खून रो रहा था। शायद उसने मेरे चेहरे का दर्द देख लिया था, क्योंकि उसे थोड़ा गिल्ट फील हुआ और उसने खुद ही कहा, सुनो बच्चे, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां पाइन मशरूम्स की भरमार है, बस मेरे साथ चलो। मैं मन ही मन हिचकिचाया। अचानक कहीं से टपका कोई अजनबी आदमी। क्या मैं सच में उस पर भरोसा कर सकता था? लेकिन उसके अगले शब्दों ने मुझे वहीं रोक दिया। डरो मत बच्चे, मैं श्यांग विलेज का हंटर जोंग हूँ। पास के सारे गांवों में लोग मुझे जानते हैं। श्यांग विलेज? रुको, क्या ये वही गांव नहीं है जहां मैं अभी रह रहा हूँ? हंटर जोंग, क्या ये वही लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स मास्टर नहीं है जो मेरी तीसरी बहन लू नियांडी का फ्यूचर गुरु बनने वाला है और जिसकी हिडन आइडेंटिटी भी बहुत खतरनाक थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उससे टकरा गया। मैं अंदर से खुशी से उछल पड़ा। मुझे हर हालत में उसके करीब होना था, इसलिए मैंने तुरंत सूरज से भी चमकदार मुस्कान दिखा दी। क्या कोइंसिडेंस है मिस्टर, मैं भी श्यांग विलेज से ही हूँ। लेकिन उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। मैं पिछले 10 साल से श्यांग विलेज में रह रहा हूँ, फिर मैंने तुम्हें पहले कभी क्यों नहीं देखा? मैंने जल्दी से समझाया। मैं लू परिवार का वही बायोलॉजिकल बेटा हूँ जो अभी अभी वापस आया है। मुझे यहाँ आए बस कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए आपका मुझे ना पहचानना नॉर्मल है। जैसे ही मैंने ये कहा, उसके देखने का तरीका तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में समझ आने वाला एक्सप्रेशन और हल्की अम्यूजमेंट दोनों थे। फिर उसने हाथ हिलाया। अच्छा, तो बात ये है, ठीक है, तुम्हारा नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई के लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह दिखाऊंगा। वहां पाइन मशरूम्स प्रैक्टिकली सोने की खान की तरह उगते हैं। मैं उसके पीछे चल पड़ा और सच में वो मजाक नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम पाइन मशरूम्स के मदरलोड पर पहुंच गए हों। हर तरफ बस मशरूम्स ही मशरूम्स थे। अंकल जंग ने खुद भी मेरी मदद की उन्हें इकट्ठा करने में, और देखते ही देखते मेरा पूरा नुकसान रिकवर हो गया। जब मेरी टोकरी में और जगह नहीं बची तो मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और घर लौट आया। जब तक मैं वापस पहुंचा, मेरी बहनें चूल्हा जला चुकी थीं। मैंने अपने इस छोटे एडवेंचर के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। बाद में डिनर के वक्त शांगदी बार बार पूछती रही कि खाना कैसा है। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, मतलब ये तो बस साधारण दलिया और रोटी है, इसमें इतना खास क्या हो सकता है? लेकिन बाहर से मैं उसकी इतनी तारीफ करने लगा जैसे दुनिया का सबसे बढ़िया खाना हो, बस इसीलिए ताकि वो मुझे छोड़ दे। अगली सुबह बहुत जल्दी शांगदी मेरे साथ मार्केट जाने निकली और उसका चेहरा पूरा मिसरेबल लग रहा था। जैसे ही हम गांव के बाहर पहुंचे, सिक्सी और जोजी पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे। वो जोजी दूर से ही मुझे देखकर अपनी यूजुअल घमंडी स्मर्क देने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे पीछे खड़ी शांगदी पर पड़ी, उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने तुरंत सिर नीचे कर लिया और एकदम चुप हो गया। आह, यंग लव। लेकिन मेरी बहन हमेशा की तरह बिल्कुल क्लूलेस थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो बस चुपचाप हमारी टोकरियां बैलगाड़ी पर रखने लगी और साथ ही उनकी टोकरियों पर भी नजर डाल ली। उसे तुरंत समझ आ गया कि हमारे मशरूम्स उनके मुकाबले ज्यादा फ्रेश और बड़े थे। 2 सिक्के प्रति आदमी। वापसी ठीक 3 बजे होगी। ओल्ड मैन हान ने किराया लेते हुए आवाज लगाई। शंगदी ने 4 सिक्के दिए और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका मांस काट रहा हो। मैं समझ सकता था, उन 4 सिक्कों में लड़कियों का कई बार का खाना आ सकता था। जैसे ही बैलगाड़ी चलनी शुरू हुई, सिक्सी पूरा चैटरबॉक्स बन गया। वो पूछता जा रहा था, जबकि शांगदी बस आधे मन से इरिटेटेड जवाब दे रही थी। फिर अचानक उसने पूछ डाला, तुम्हारी बड़ी बहन जियाओजी कब वापस आएगी? ये सवाल सुनते ही सिक्सी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। शंगदी ने ऑनेस्टली जवाब दिया कि उसे लौटने में आधे महीने से ज्यादा लगेगा। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। मैं वहीं बैठा पूरा छोटा सा ड्रामा एंजॉय कर रहा था। उधर उसके बगल में बैठा जोजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिए बैठा था। वो बार बार मेरी तरफ से झांककर शांगदी को देख रहा था। एक पल प्यार में डूबा हुआ लगता, अगले ही पल पूरी तरह इरिटेटेड। लेकिन सच कहूं तो मुझे उनके टीनेज लव ड्रामा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, इन 40 से ज्यादा पाउंड्स पाइन मशरूम्स को कैसे पूरा बेचूं। मार्केट पहुंचते ही शंगदी बिजली की स्पीड से भागी
और हमारे लिए सबसे बढ़िया जगह पकड़ ली। सिक्सी और जॉर्जी हमारे ठीक बगल में दुकान लगाने वाले थे, लेकिन शांगदी ने उन्हें ऐसी घातक नजर से घूरा कि दोनों वहीं रुक गए। उसने बिना हिचक उन्हें भगा दिया। तुम दोनों कहीं और जाकर बैठो। अगर हम सब एक साथ चिपक कर बैठेंगे तो कोई सेल कैसे होगी। सिक्सी और जॉर्जी दोनों का चेहरा पूरी तरह शर्मिंदगी से भर गया। ऑकवर्ड होकर दोनों ने अपनी टोकरियां उठाईं और जाकर सीधे हमारे सामने बैठ गए। कुछ ही देर में सिक्सी जोर जोर से ग्राहकों को बुलाने लगा और जल्दी ही उसकी पहली सेल भी हो गई, 2 सिक्के प्रति पाउंड। लेकिन जॉर्जी का क्या, उसकी क्रश ठीक सामने बैठी थी, इसलिए उसका प्राइड उसे आवाज लगाकर बेचने नहीं दे रहा था। वो काफी देर तक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। और मेरी चौथी बहन शांगदी भी प्राइड के मामले में किसी से कम नहीं थी। उससे भी कस्टमर्स को बुलाकर चिल्लाना होने से रहा। ठीक है, फिर लगता है ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। आइए देखिए, फ्रेश पाइन मशरूम्स, पहाड़ों का असली स्वाद यही मिलेगा। अभी तक सुबह की ओस से गीले हैं। मेरी स्मूथ आवाज, हैंडसम चेहरा और ऊपर से चार्मिंग स्माइल ने तुरंत एक अच्छे कपड़े पहने बूढ़े आदमी का ध्यान खींच लिया। उसने थोड़ा इधर उधर घूम कर देखा और जल्दी ही समझ गया कि हमारे मशरूम सबसे फ्रेश थे, बड़े, पूरे सही सलामत और देखने में शानदार। कितने के हैं? मैं 2 पाउंड लूंगा। मैंने तुरंत अपनी अल्टीमेट चार्म चालू कर दी, उसे बड़े भाई कहकर बुलाया और उसका दिन बन गया। 2 सिक्के प्रति पाउंड। आराम से चुन लीजिए सर, जब हो जाए मेरी बहन आपका वजन कर देगी। वो हंसते हुए कहने लगा, अरे मैं तो तुम्हारे बाप की उम्र का हूं। लेकिन फिर भी बड़े खुश होकर मशरूम्स चुनने लगा। चौथी बहन, मुझे स्केल इस्तेमाल करना नहीं आता, तुम ही तोल दो। मैंने सारा काम उसके सिर डाल दिया। लियू शांगदी ने मुझे आंखें दिखाईं, लेकिन फिर भी जाकर तौलने लगी। शायद वो मन में सोच रही थी, स्केल चलाना नहीं आता, फिर भी बिजनेस करने निकल पड़ा। 2 पाउंड और 2 ऑन्स। उसने एक्स्ट्रा हिस्सा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने सारे मशरूम्स सीधे बूढ़े आदमी की टोकरी में डाल दिए। बस थोड़े एक्स्ट्रा आउंस हैं, ये हमारी तरफ से फ्री। बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत खिल उठा। अरे वाह छोटे भाई, तुम्हें बिजनेस करना अच्छी तरह आता है। मेरी बहन ने नाक सिकोड़ ली, लेकिन मुझे पता था कि कस्टमर पूरी तरह हुक हो चुका है। उसने खुशी खुशी 4 सिक्के दिए। वो अभी कुछ ही कदम चला था कि उसने जोजी की दुकान के पास अपने दोस्तों को खड़ा देखा। वो तुरंत पलटा और जोर से चिल्लाया, अरे अंकल जॉन, अंकल लू, इधर आओ। यहाँ के मशरूम्स बहुत बड़े और फ्रेश हैं। बस फिर क्या था, जो लोग जोजी के मशरूम्स लेने वाले थे वो अपने दोस्त की आवाज़ सुनकर सीधे मेरी तरफ मुड़ गए। उन्होंने पास आकर देखा और समझ गए कि बूढ़ा सही कह रहा था। मैं सिर्फ मीठी बातें ही नहीं कर रहा था, मैं हर ग्राहक को हंसकर ग्रीट कर रहा था और उन्हें आराम से मशरूम्स चुनने दे रहा था। बाकी दुकानदारों की तरह नहीं, जो माल दबने पर गुस्सा हो जाते थे। इससे कस्टमर्स को काफ़ी रेस्पेक्ट फील हुई। हर आदमी ने 2 पाउंड खरीदे और मैंने हर किसी को थोड़े एक्स्ट्रा ऑन्स फ्री में डाल दिए। बस कुछ सेल्स में ही मैंने सीधे 16 सिक्के कमा लिए। मैंने सामने नजर डाली। जोजी गुस्से से बीमार पड़ने जैसा लग रहा था, लेकिन मेरी बहन के सामने होने की वजह से वो बस चुपचाप दांत पीस सकता था। हालांकि कुछ देर बाद शुरुआती कस्टमर्स के बाद मार्केट पूरी तरह शांत हो गया। धूप लगातार तेज होती जा रही थी। अगर जल्दी मशरूम्स नहीं बिके तो वो खराब हो जाते। मुझे कुछ करना ही था। अचानक मैं झटके से खड़ा हो गया, जिससे मेरे बगल में ऊँघ रही बहन लगभग डर गई। अब क्या कर रहे हो? चौथी बहन, तुम्हें पता है टाउन का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट कहाँ है? ये सुनते ही वो जोर से हंस पड़ी। क्या? कुछ सिक्के क्या कमा लिए? अब टाउन के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाने का मन कर रहा है। मैं वहां बिजनेस करने जा रहा हूं। इस वक्त मेरे माथे पर सच में पसीना आ रहा था। मैंने इतनी मेहनत से 30 पाउंड पाइन मशरूम्स तोड़े थे, उन्हें यूं ही खराब नहीं होने दे सकता था। शुरू में उसने साफ मना कर दिया, लेकिन मैं लगातार उसके पीछे पड़ा रहा। आखिरकार वो हार गई। तुम सच में बहुत बड़ा सिरदर्द हो, पता है। ठीक है, तुम जीत गए। फिर हम दोनों अपनी टोकरियां उठाकर सीधे केली रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़े, जो टाउन का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, वेटर ने हमें तुरंत भगाने की कोशिश की। क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो हटो यहां से, रेस्टोरेंट का रास्ता मत रोको। मेरी बहन ने मुझे ऐसा लुक दिया जैसे कह रही हो, देखा, मैंने पहले ही कहा था। तभी अंदर से रेस्टोरेंट का मैनेजर बाहर आया। उसने हमें देखा और वेटर से पूछा क्या हो रहा है, लेकिन वेटर कुछ बोल पाता उससे पहले ही मैं बीच में बोल पड़ा। बॉस, फ्रेश पाइन मशरूम्स चाहिए क्या? सितंबर की पहली हार्वेस्ट का स्वाद चखिए। अपने रेस्टोरेंट में कुछ नए डिशेस ऐड कीजिए। मैनेजर ने मेरी आवाज़ सुनकर मेरी तरफ देखा। शायद क्योंकि मैं हैंडसम यंग लैड था, इसलिए उसने तुरंत हमें बाहर नहीं निकाला। लेकिन फिर भी उसने कहा, कुछ पाउंड्स ले सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये कोई रेयर चीज़ नहीं है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा वुडी होता है। उसका टोन ऐसा था जैसे वो हम पर एहसान कर रहा हो। मैंने तुरंत जवाब दिया, अगर आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता तो इसका मतलब आप इसे गलत तरीके से पकाते हैं। मैं जिस तरीके से बनाता हूँ वो बेहद डिलीशियस होता है। मेरी बात सुनकर मैनेजर पूरी तरह सरप्राइज हो गया। उसे मेरी बात काफ़ी मज़ेदार लगी। इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी जुबान काफ़ी तेज़ है। ऐसा मत बोलो कि तुम्हारी कुकिंग उस शेफ से भी बेहतर है
जिसे मैं चांदी देकर काम पर रखता हूँ। बस यही तो मैं चाहता था। मैंने तुरंत शर्त रख दी। ऐसा करते हैं, मैं यहीं अभी खाना बनाकर दिखाता हूँ। अगर आपको स्वाद पसंद आया तो आप मेरे सारे पाइन मशरूम्स खरीद लेंगे। आप इन्हें आसानी से अच्छे दाम में बेच भी पाएंगे। और अगर खाना खराब बना तो मैं ये सारे मशरूम्स आपको बिल्कुल फ्री दे दूंगा। ऊपर से मुफ्त में काम भी करूंगा। किसी भी हालत में आपका नुकसान नहीं होगा। बिजनेसमैन लोग ऐसी रिस्क फ्री डील कभी नहीं छोड़ते। मैनेजर की आंखें तुरंत घूमी। एक और शर्त जोड़ते हैं, अगर खाना बेकार बना तो तुम्हें यहां रुककर मेरे सारे गंदे बर्तन धोने होंगे। सिर्फ बर्तन धोने हैं? इतना रिस्क तो मैं ले ही सकता हूं। लेकिन मैं हाँ बोलता उससे पहले ही मेरी चौथी बहन पूरी तरह भड़क गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हें उससे कंपटीशन करने की जरूरत ही क्या है? तुमने इतनी मेहनत से ये मशरूम्स तोड़े हैं और अब इन्हें फ्री में दे दोगे? ऊपर से इनके लिए मुफ्त में काम भी करोगे? अभी मेरे साथ घर चलो। वो अपना डंडा उठाकर जाने लगी, लेकिन मैंने जल्दी से उसे रोक लिया। चौथी बहन, हम अभी अंदर गए भी नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता कि मैं हार जाऊंगा? वैसे भी मर तो नहीं जाऊंगा ना। बस मेरे साथ चलो, क्या पता मैं सच में जीत जाऊं। मेरी बहन अभी भी मुझे खींच कर ले जाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मैनेजर पूरा मजा लेकर तमाशा देख रहा था। शायद वो सोच रहा था कि इस बच्चे को थोड़ा सबक मिलना चाहिए, लेकिन मैंने बिना झिझक डील एक्सेप्ट कर ली। पक्का। उसके बाद मैनेजर मुझे सीधे पीछे किचन में ले गया। किचन स्टाफ को जैसे ही पता चला क्या हो रहा है, सब तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। उन्हें लग रहा था कि मैं अपनी औकात से बाहर जा रहा हूं। लेकिन मेरी चौथी बहन एक सेकंड के लिए भी मेरे पास से नहीं हटी। वो देखना चाहती थी कि आखिर मैं कौन सा ट्रिक दिखाने वाला हूं। मैं सीधे चूल्हे के सामने पहुंचा। सबसे पहले मैंने मशरूम्स धोकर हल्का उबाल लिया। फिर कुछ वुड ईयर मशरूम्स पानी में भिगो दिए। उसके बाद लीन मीट, स्कैलियंस और गार्लिक काटे। और फिर आया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। मैंने एक आलू उठाया। मेरी नाइफ कटिंग बोर्ड पर इतनी तेजी से चलने लगी कि सब देखते रह गए। कुछ ही सेकंड में परफेक्टली इवन पतले आलू तैयार हो गए। मेरी चौथी बहन शौक में आंखें फाड़कर देख रही थी। ये कौन सा यंग मास्टर था? ये नाइफ स्किल्स तो किसी एक्सपीरियंस शेफ की लग रही थी, लेकिन उसे सबसे बड़ा शौक अभी मिलना बाकी था। मैंने कटे हुए आलूओं को कपड़े में लपेटा और नाइफ के पीछे वाले हिस्से से जोर जोर से कूटना शुरू कर दिया, जब तक कि उससे क्लाउडी स्टार्च वाटर का एक छोटा कटोरा नहीं निकल आया। यही था मेरा सीक्रेट वेपन। यहीं से असली फ्लेवर ऊपर उठने वाला था। कड़ाही गर्म करो, तेज आंच, तेल डालो, फिर मिंस्ड गार्लिक डालकर उसकी खुशबू आने दो। उसके बाद स्लाइस्ड मीट और तुरंत मशरूम्स और वुड ईयर भी। सब कुछ तेज आंच पर स्टिर फ्राई करो। फिर थोड़ा पानी डालो। आखिर में वही पोटैटो स्टार्च वाटर डालकर ग्रेवी को थिक करो। और बस अगले ही पल पूरी किचन में रिच सेवरी खुशबू फैल गई। मैंने खाना 2 प्लेट्स में निकाला। जो कुक्स कुछ मिनट पहले तक मुझे घमंड से देख रहे थे, अब क्यूरियोसिटी में मेरे चारों तरफ जमा हो गए। उन्होंने हिचकिचाते हुए एक बाइट लिया और अगले ही पल उनके एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए। वाह, ये तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। इतना सेवरी, ये फ्लेवर तो कमाल का है। मैंने उनकी शॉक्ड रिएक्शंस को पूरी तरह इग्नोर किया और सीधे शॉपकीपर के पास चला गया। सिर्फ स्टाफ का टेस्ट करना काफी नहीं है, असली फैसला तो कस्टमर्स करेंगे। क्या कहते हैं बॉस? अब तक शॉपकीपर के चेहरे से वो घमंडी लुक पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने तुरंत किसी को डिश बाहर कस्टमर्स को टेस्ट कराने भेजा। रिजल्ट? जिस किसी ने भी टेस्ट किया उसने तुरंत एक प्लेट ऑर्डर करनी चाहिए। बिजनेस तेजी से बढ़ता देखकर आखिरकार वो मान गया। ठीक है, मैं हार गया। तुम्हारे सारे मशरूम्स खरीद लेता हूं। मार्केट रेट 2 कॉपर है, मैं 1 एक्स्ट्रा दूंगा। 3 कॉपर प्रति पाउंड। 3 कॉपर? मैं ठंडी हंसी हंसा। इतने में बात नहीं बनेगी। 3 कॉपर बहुत कम है। 5 कॉपर प्रति पाउंड। 1 कॉपर भी कम नहीं। शॉपकीपर का चेहरा काला पड़ गया। 5 कॉपर? ज्यादा उड़ो मत बच्चे। मैं ये जंगली मशरूम्स कभी भी किसी और से खरीद सकता हूँ। लेकिन मैं उसे पूरी तरह समझ चुका था। बॉस, अभी मैंने आपकी पूरी किचन स्टाफ के सामने अपनी एक्सक्लूसिव टेक्निक दिखाई है। उसकी ट्यूशन फी का हिसाब कौन करेगा? और अगर आप पैसे देने को तैयार नहीं हैं, तो मैं किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर यही तरीका उन्हें सिखा दूंगा। उस वक्त 1 पाउंड मशरूम्स से 3 प्लेट्स खाना तैयार होगा। फिर आप खुद देख लेना कि यहाँ फायदा किसका और नुकसान किसका होता है। मेरी बात खत्म होते ही शॉपकीपर का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसे समझ आ गया था कि अगर किसी दूसरे रेस्टोरेंट ने ये रेसिपी सीख ली तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम बड़े चालाक छोटे शैतान हो। उसने आखिर हार मान ली। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। 5 कॉपर प्रति पाउंड। आकाई, स्केल लेकर आओ। मेरे होंठों पर हल्की स्मार्क आ गई। बॉस, आप सच में सीधे आदमी हैं। मैं अंदर से पूरी तरह सेटिस्फाइड था। यह डील सच में बहुत फायदे की थी। लेकिन अब शॉपकीपर पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आ चुका था। वो थोड़ा करीब झुका और बोला, आज मैं तुमसे बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन ये तरीका तुम किसी और को नहीं सिखाओगे। आज से मैं तुम्हारे सारे मशरूम्स मार्केट प्राइस से 1 कॉपर ज्यादा देकर खरीदूंगा। डील? बस यही तो मैं चाहता था। मैंने तुरंत हामी भर दी। पक्का। आज के बाद पूरे चिंग काउंटी में सिर्फ केलाई रेस्टोरेंट को ही यह तरीका पता होगा। यह बस एक फेयर ट्रेड था और मुझे अच्छी तरह पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। 30 पाउंड पाइन मशरूम्स, 5 कॉपर प्रति पाउंड।
मतलब पूरे 150 कॉपर। ऊपर से मेरे पास पहले से 16 कॉपर थे। कुल मिलाकर 166 कॉइन्स। मैंने भारी कॉइन पर्स को दबाकर देखा और कान से कान तक मुस्कुराने लगा। थैंक्स बॉस, आपका बिजनेस खूब चले। अगर सेल अच्छी रही तो कुछ दिनों बाद और मशरूम्स लेकर आऊंगा। शॉपकीपर समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त मेरी चौथी बहन अभी भी ऐसे चल रही थी जैसे कोई सपना देख रही हो। अभी अंदर मैंने जो स्मूथ मूव्स दिखाए थे उन्होंने उसका दिमाग पूरी तरह हिला दिया था। मैंने पैसे की थैली उसके सामने लटकाई और स्मग होकर मुस्कुराया। कहो चौथी बहन, मैं कमाल हूं ना? उसने तुरंत थम्स अप दिखाया। इनक्रेडिबल। उसकी तारीफ सुनकर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं बादलों पर उड़ रहा हूं। मैं उसे सीधा बुचर की दुकान पर ले गया और पूरे कॉन्फिडेंस से 2 पाउंड पोर्क बेली खरीद लिया। उसके बाद हम ग्रेन स्टोर गए और 10 पाउंड मोटा आटा खरीदा। फिर 10 कॉइन्स का कुकिंग ऑयल भी लिया। यहाँ तक कि मैंने बन वाले स्टॉल से 8 पोर्क बन्स भी खरीद लिए और हमारे बाकी बचे सारे छुट्टे पैसे वहीं खत्म कर दिए। चौथी बहन पूरे रास्ते मेरे पीछे पीछे चलती रही और देखती रही कि मैं मीट फ्लावर खरीद रहा हूँ। लेकिन जब उसने नोटिस किया कि मैंने अपने लिए एक भी चीज नहीं खरीदी तो उसकी आंखों का एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। मैंने सामान उठाया और मुस्कुराकर कहा, चौथी बहन, आज रात हम मीट खाएंगे और बड़े बड़े स्टीम्ड बन्स भी। लेकिन उसने अचानक पूछा, तुम अपने लिए कुछ नहीं खरीदोगे? मैंने सिर हिला दिया। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि सब लोग अच्छा खाना खाएं। चलो अब घर चलते हैं। ये सुनते ही चौथी बहन के दिल में अचानक हल्का दर्द उठा। वो हमेशा मुझे स्पॉइल्ड ब्रैट समझती थी, इसलिए उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आएंगे मेरी पहली सोच फैमिली होगी। उसने अचानक पूछा, यंसी, तुम्हें खाना बनाना कैसे आता है, और इतना अच्छा भी? मेरा दिल एक पल को रुक गया। मैं लगभग पकड़ा ही गया था। मैंने जल्दी से बहाना बनाया। मैडम से कहा करती थी कि अगर किसी आदमी को घर का पिलर बनना है तो उसे लोगों का ख्याल रखना सीखना चाहिए। इसलिए मैंने कुकिंग सीख ली। ये परफेक्ट कवर स्टोरी थी और जैसा मैंने सोचा था चौथी बहन ने तुरंत यकीन भी कर लिया। वो सीरियसली सिर हिलाने लगी। देर हो रही थी इसलिए हम दोनों जल्दी जल्दी टाउन गेट की तरफ लौटे। डूजीसी और जोजी भी उसी वक्त पहुंचे थे, लेकिन उनकी टोकरियों को देखकर पता चल रहा था कि उनके आधे से ज्यादा मशरूम्स अभी भी बचे हुए थे। लगता था आज उनका बिजनेस काफी खराब गया था। ओल्ड मैन होंग ने मुझे और चौथी बहन को देखा और बैलगाड़ी में बैठने के लिए हाथ हिलाया। डूजीसी की टोकरियां अभी भी लगभग भरी हुई थीं। जब उसने हमारे खाली हाथ देखे तो उसकी आंखें फैल गईं। तुम लोगों ने सब बेच दिया? मैंने सिर हिलाया। हाँ, हमने बस जगह बदल ली और सब बिक गया। मैंने सिर्फ एक लाइन में उसकी सारी क्यूरियोसिटी खत्म कर दी ताकि वो ज्यादा सवाल ना पूछ सके। डूजीसी तुरंत जेलासी से भर गया। तुम्हारी लक तो पागलों जैसी है। हमारा तो अभी भी सारा माल बचा पड़ा है। मैं बस मुस्कुराया और चुप रहा, लेकिन मन ही मन सोच रहा था इसका लक से कोई लेना देना नहीं था। बैलगाड़ी सड़क पर हिचकोले खाती आगे बढ़ रही थी और मैं एक्साइटमेंट में रात के खाने की प्लानिंग कर रहा था। ब्राइड पोर्क बेली, नरम सफेद स्टीम्ड बन्स और गरम गरम मीट बन्स भी। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि चौथी बहन बस मेरी बातें सुनकर हल्का सा जवाब दे रही थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। अचानक उसने मुझे सीरियसली देखते हुए कहा, आज रात खाना मैं बनाऊंगी, तुम मेरे पास बैठकर मुझे टिप्स दोगे। असल में चौथी बहन का सपना था कि वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोले ताकि पूरा परिवार अच्छी जिंदगी जी सके। मैंने उसे थोड़ा टीज करने का फैसला किया। अच्छा, जब तुम इतनी नाइसली रिक्वेस्ट कर रही हो चौथी बहन, तो शायद मैं तुम्हें सिखाने की मेहनत कर ही दूं। जैसा मैंने सोचा था उसने तुरंत आंखें घुमा दी। थोड़ी इज्जत क्या दे दो, तुम तो सिर पर चढ़ जाते हो। हम दोनों हंसते मजाक करते घर लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचे माहौल कुछ अजीब लगा। आंगन में मेरी बाकी बहनें 5-6 बड़े गुंडों से घिरी हुई थीं। पूरा माहौल टेंशन से भरा हुआ था। उनका लीडर लंबा रेशमी गाउन पहने था, मुंह में स्मोकिंग पाइप दबाए हुए। वो बड़ी बहन के चेहरे पर उंगली दिखाकर जहरीली आवाज में बोला, सब कुछ कागज पर साफ लिखा हुआ है, अब इससे बच नहीं सकती। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा सारा अनाज उठा ले जाऊंगा और फिर सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा। तुम अभी भी स्प्रिंग एग्जाम्स देने का सपना देख रही हो। एक बार जेल में सड़ गई तो जिंदगी भर एग्जाम देना भूल जाना। ये सुनते ही बड़ी बहन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। दूसरी बहन गुस्से से आगे बढ़ी, हम पहले ही 30 तैल चुका चुके हैं, अब अपने वादे से पीछे क्यों हट रहे हो? तीसरी बहन ने भी बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, यह साफ साफ एक्सट्रॉशन है। मजिस्ट्रेट के पास तो हमें जाना चाहिए। लेकिन वो आदमी जरा भी नहीं डरा। उसने सीधे लोन एग्रीमेंट निकालकर उनके सामने पटक दिया। मजिस्ट्रेट के पास जाओगी? सब कुछ काले सफेद में लिखा हुआ है, मुझ पर क्या मुकदमा करोगी? उसने छोटे छोटे लिखे शब्दों की तरफ उंगली दिखाई। ध्यान से पढ़ो, अगर 3 महीने में पैसा वापस नहीं हुआ तो इंटरेस्ट लगेगा। 5 टेल्स का प्रिंसिपल हर दिन 5 मेस इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड होता रहेगा। अब 1 साल से ज्यादा हो चुका है, इसलिए तुम लोग अभी भी मेरे 25 तैल की देनदार हो। और देखो, यहाँ तुम्हारे बाप का खुद का अंगूठा लगा हुआ है। मेरी बहनें गुस्से से कांप रही थीं। तुम बस हमारे बाप का फायदा उठा रहे हो।
क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते। लेकिन वो आदमी बस एक डरावनी ताने भरी हंसी हंस पड़ा। फिर उसने अचानक बात घुमाई और मुझे बीच में ले आया। सुना है तुम्हारे घर का वो छोटा लड़का वही असली बेटा है ना, टाउन के सबसे अमीर आदमी स्क्वायर गू का। उसने हाथ में पकड़ी IOU हिलाई और चेहरे पर गंदी मुस्कान फैल गई। तुम लोगों ने उस बच्चे को 10 साल से ज्यादा पाला है, थोड़ा बहुत लगाव तो होगा ही। अगर सच में पैसे नहीं दे सकते तो मैं ये कागज लेकर सीधे स्क्वायर गू के पास चला जाऊंगा और उससे पैसे मांग लूंगा। मैं और चौथी बहन बाहर खड़े खड़े उसकी हर बात सुन रहे थे। उसकी ये धमकी सुनते ही चौथी बहन का गुस्सा फट पड़ा। उसने कंधे का डंडा जमीन पर पटका, गेट के पास रखी झाड़ू उठाई और सीधा अंदर घुस गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैं चिल्लाया, चौथी बहन शांत हो जाओ। लेकिन अब उसे रोकना नामुमकिन था। वो गुस्से में दहाड़ी, मर जाओ तुम घटिया गुंडो, और झाड़ू लेकर सीधे उस लीडर पर टूट पड़ी। झाड़ू के तिनके मुश्किल से उसके कपड़ों को छू पाए थे, लेकिन वो आदमी पूरी तरह पागल हो गया। उसने चौथी बहन की तरफ उंगली दिखाकर चीखते हुए कहा, अब तो हद हो गई। कर्ज चुकाने से मना करते हो, ऊपर से मुझ पर हाथ भी उठाते हो। लड़कों, इनके घर का एक एक बोरा अनाज उठा लो। वो गुंडे आगे बढ़कर सामान छीनने ही वाले थे। ये देखकर मैं घबरा गया। अरे नहीं, वो हमारे पूरे परिवार का साल भर का राशन था। रुको वहीं। मैं जोर से चिल्लाता हुआ आंगन में घुस गया। बैठकर बात करते हैं, हम पैसे चुका देंगे। एक पल में सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। उनका सरदार चूहे जैसे चेहरे वाला आदमी मुझे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। तू कौन है बे? उसने तिरस्कार से पूछा। मैंने सीधा होकर एक एक शब्द साफ बोला, मैं लियू परिवार का असली बेटा हूं। उसने अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया, फिर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। अच्छा, तो फिर पैसे निकाल। मैंने तुरंत चेहरे पर सबसे चमकदार मुस्कान चिपका ली। अरे बॉस, आप जैसे क्लासी आदमी से तो आराम से बात हो सकती है ना। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा नरम पड़ा। बकवास बंद कर, पैसे दे। 25 टाइल्स चांदी, एक कॉइन भी कम नहीं होना चाहिए। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैंने चेहरे पर वही माफी वाली मुस्कान बनाए रखी। बॉस, क्या आप हमें थोड़ा और वक्त दे सकते हैं? जैसे ही मैं पैसे इकट्ठे कर लूंगा पूरा कर्ज चुका दूंगा, कसम से। लेकिन मेरी उम्मीद के उलट उसका चेहरा गुस्से से मरोड़ गया। उसने जमीन पर जोर से थूका। बकवास, मुझसे खेल रहा है तू, छोटे हरामी। माहौल बिगड़ता देखकर मेरी बड़ी बहन तुरंत मुझे पीछे खींचकर अपने पीछे छुपाने लगी। बॉस जियांग, हम कर्ज से भाग नहीं रहे, बस अभी हमारे पास इतनी चांदी नहीं है। लेकिन बॉस जियांग मानने वाला नहीं था। उसने बड़ी बहन के चेहरे पर उंगली तानकर चिल्लाया, और वक्त? अब तक कितना वक्त दे चुका हूं मैं। मुझे आज ही पैसे चाहिए, वरना तुझे सीधे काल कोठरी में फेंकवा दूंगा लड़की। मेरे सीने में आग भड़क उठी। ये हरामी जानबूझकर इंटरेस्ट बढ़ने देता रहा ताकि बाद में सब एक साथ वसूले। मैं अपनी बहनों की जिंदगी बर्बाद होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था। मैं फिर आगे बढ़ा और बॉस जियांग की आंखों में आंखें डालकर बोला, बॉस जियांग, ऐसा करते हैं, हमें ठीक 1 महीना दे दो, हम तुम्हारा पूरा पैसा चुका देंगे। मेरी बड़ी बहन शौक से पीली पड़ गई और घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। सीसी, पागल मत बनो, हम 1 महीने में 25 तैल चांदी कहां से लाएंगे? मैंने धीरे से उसका कांपता हाथ पकड़ लिया और उसे भरोसा दिलाने वाली नजर से देखा। घबराओ मत बड़ी बहन, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन बॉस जियांग अभी भी भरोसा नहीं कर रहा था। 1 महीना? कौन जाने तब तक तुम चूहे कौन सी चाल चलो। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। अब टाइम आ गया था अपना ट्रम्प कार्ड खेलने का। बॉस जियांग, मैं सीए परिवार के यंग मास्टर की तरह 10 साल से ज्यादा रहा हूं। चिंग काउंटी के सबसे अमीर परिवार से मेरे रिश्ते अभी भी बाकी हैं। अगर मुझे सच में कोने में धकेला गया तो मेरे पास अपने तरीके हैं। क्या आप सच में मुझे इतनी सी इज्जत भी नहीं दोगे? लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे ये बोलते ही चौथी बहन फट पड़ेगी। उसका चेहरा लाल हो गया और वो मुझ पर चीख पड़ी, लियू यानशी, हमें शे परिवार की दया की जरूरत नहीं है। मैंने बिना पीछे मुड़े झल्लाकर जवाब दिया, चुप रहो चौथी बहन, तुम ईंट जितनी भी समझदार नहीं हो। वो इतनी गुस्सा हो गई कि वहीं पैर पटकने लगी। उधर बॉस जियांग सच में सोच में पड़ गया। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी। मेरी बात बिल्कुल साफ थी। मैं उसे बता रहा था कि शे परिवार की खातिर मुझे 1 महीने की मोहलत दे दे। अगर उसने चिंग काउंटी के सबसे अमीर परिवार को नाराज किया तो खुद मुसीबत मोल लेगा। और सच में वो चूहे चेहरे वाला आदमी कुछ देर सोचने के बाद मान गया। ठीक है, 1 महीने की मोहलत देना नामुमकिन नहीं है। लेकिन उसके अगले शब्द सुनते ही मेरी बड़ी बहन के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। लेकिन उसके बदले इंटरेस्ट बढ़ेगा। 1 महीने बाद तुम्हें मुझे 30 टाल्स चांदी लौटानी होगी। अगर डील मंजूर है तो अभी इसी वक्त साइन और थंब प्रिंट करो। 1 महीने का इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा 1.5 तैल होना चाहिए था, लेकिन वो सीधे 5 टेल्स मांग रहा था। ये खुली डकैती थी। फिर भी मैंने पलक तक नहीं झपकाई। ठीक है, डील मंजूर है। बड़ी बहन तुरंत घबरा गई। उसकी आवाज तक कांप रही थी। यंशी, ये बहुत ही बेहुदा डील है, तुम इसके लिए कैसे मान गए? 30 टॉल्स, ये तो हमारे पूरे परिवार के लिए मौत का फरमान है। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। कोई बात नहीं बड़ी बहन, मैं चुका दूंगा। मुझे इतनी जल्दी मानते देखकर बॉस जियांग स्मग होकर मुस्कुराया। तुम्हारे परिवार में इतनी बेटियां हैं?
लेकिन किसी में भी इस छोटे लड़के जितनी हिम्मत नहीं है। स्याही और ब्रश लेकर आओ। मैं मन ही मन हंस पड़ा। बेशक मेरे पास बैकअप प्लान था। सबसे बुरा हुआ तो मैं अपनी गोल्ड रिंग गिरवी रख दूंगा, उसे आराम से 30 तेल मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद मैंने उसे ध्यान से पढ़ा ताकि कहीं कोई छुपी चाल ना हो। उसके बाद ही मैंने साइन किया और थंब प्रिंट लगाया। बॉस जियांग ने कॉन्ट्रैक्ट जेब में रखा और अपने आदमियों के साथ बाहर निकल गया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर आखिरी धमकी दी, ठीक 1 महीने बाद वापस आऊंगा, मुझे कोई गंदा तरीका अपनाने पर मजबूर मत करना। जैसे ही वो लोग बाहर गए, चौथी बहन फट पड़ी। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर चीखना शुरू कर दिया, लुयाना जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम 1 महीने में 30 टेल्स कहां से लाएंगे? और सुन लो, अगर लू परिवार भूख से मर भी जाए तब भी हम शी परिवार से एक कॉइन की मदद नहीं लेंगे। मैंने उसका गुस्से से लाल चेहरा देखा और शांत आवाज में बोला, चौथी बहन, अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो क्या वो लोग यहां से जाते? जहां तक पैसों की बात है, मैंने सब सोच रखा है। चिंता मत करो, मैं शे परिवार के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं बस समय खरीदने के लिए ब्लफ कर रहा था। मैंने अपनी बाकी बहनों की तरफ देखा जो अब पूरी तरह चुप थीं। फिर धीरे धीरे बोला, और बताओ, यहां ज्यादा जरूरी क्या है? 30 टेल्स चांदी या बड़ी बहन का फ्यूचर? उन्होंने सालों तक इतनी मेहनत से पढ़ाई की है। हम थोड़े से पैसों की वजह से उनका ऑफिशियल करियर बर्बाद नहीं होने दे सकते। मेरे ये बोलते ही पूरा कमरा खामोश हो गया, क्योंकि ये सच था। अगर बड़ी बहन की शिकायत अथॉरिटीज तक पहुंच गई तो उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती। बड़ी बहन बस मुझे देखती रह गई। उसकी आंखों में अनगिनत इमोशंस थे। जिस छोटे भाई को वो हमेशा इमेच्योर समझती थी, वो हर चीज पहले से सोच चुका था। माहौल बहुत भारी होता देख मैंने जल्दी से बड़ी मुस्कान लगा ली। अच्छा, आखिर में सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आज मैंने पैसे कमाए हैं। मैं मीट और स्टीम्ड बंस भी लाया हूं। आज रात जमकर दावत होगी। चौथी बहन, तुम्हें नहीं था कि मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स सिखाऊं, तो जाओ सामान अंदर ले आओ। चौथी बहन मुंह से तो बड़बड़ाई, लेकिन शरीर उसका ईमानदार था। वो ऑकवर्ड तरीके से बाहर जाकर सामान उठाने लगी। कुछ ही देर बाद उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। वो एक्साइटमेंट में बाकी बहनों को मार्केट वाली सारी कहानी सुना रही थी। कैसे मैंने पाइन मशरूम्स बेचते वक्त सबको चौंका दिया। और आखिर में उसने थोड़ा मन मारकर यह भी जोड़ दिया, मानना पड़ेगा ये सच में काफी स्मार्ट है। उसके तुरंत बाद मैंने एक और बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया। मैंने बॉस से यह भी प्रॉमिस किया है कि कुछ दिनों में और मशरूम्स पहुंचाऊंगा। बॉस 3 कॉइन्स प्रति पाउंड देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन अभी मेरे पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। मैंने उम्मीद भरी नजरों से अपनी बहनों को देखा और पूछा, क्या आप लोग मशरूम्स चुनने में मेरी मदद करोगी? मेरी बड़ी बहन लियू जियाउदी खिलखिलाकर हंस पड़ी और प्यार से मेरी पेशानी पर उंगली मारी। तू बड़ा चालाक छोटा शैतान है। ठीक है, कल मैं तेरे लिए मशरूम्स चुनने जाऊंगी। मैंने माथा रगड़ते हुए हल्की हंसी छोड़ी, लेकिन तभी मेरी हमेशा शांत रहने वाली दूसरी बहन लियू पैंदी असली बात पकड़ गई। तुमने कहा तुम्हें कोई और जरूरी काम करना है, आखिर वो क्या है? तुरंत सबकी नजरें मुझ पर टिक गई, लेकिन मैंने जानबूझकर सस्पेंस बनाए रखा। समय आने पर सब पता चल जाएगा। हम हमेशा सस्पेंस में रखते हो। चौथी बहन लियू शांदी आंखें घुमाते हुए कुकिंग करने मुड़ गई, लेकिन तभी दरवाजे से अचानक एक आदमी की भारी आवाज गूंजी, घर पर कोई है? तीसरी बहन लियू नियंदी ने आवाज सुनते ही चेहरा गिरा लिया। वो तुरंत दरवाजा खोलने भागी। ये उसके मास्टर की आवाज थी। दरवाजा खुलते ही सच में बाहर हंटर जंग खड़ा था। उसके हाथ में जंगली सुअर का बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा था। तीसरी बहन लगभग मास्टर कहने ही वाली थी, लेकिन हंटर जंग ने तुरंत उसे चुप रहने का इशारा किया। वो तुरंत समझ गई और बात बदल दी। अंकल जंग, आप यहाँ कैसे? अंकल जंग ने हाथ में पकड़ा भारी मांस हिलाया और घर के अंदर झांका। मैं तुम्हारे परिवार के लिए थोड़ा मीट लाया हूँ। अच्छा हाँ, तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है? जैसे ही सुना कि वो मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं तुरंत वहां पहुंच गया। उन्हें देखकर मैं जेन्युइनली खुश और सरप्राइज्ड था। अंकल जंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल जेंग जोर से हंस पड़े। हाँ, उस दिन बताना भूल गया था। तुम्हारी वजह से ही वो जंगली सुअर सीधे ट्रैप में गिरा था, वरना मैं उसे कभी पकड़ नहीं पाता। इसलिए मैं तुम्हारे लिए थैंक यू गिफ्ट लेकर आया हूँ। उस शिकार में तुम्हारा भी हिस्सा बनता है। मैंने जल्दी से उन्हें अंदर बुलाया। फिर वो पूरी कहानी सुनाने लगे, बिना एक भी डिटेल छोड़े। मेरा अकेले गहरे जंगल में जाना और एक जंगली सुअर के हमले से बाल बाल बचना, अब सब कुछ सामने आ चुका था। अंकल जांग ने सीधे मांस मेज पर पटक दिया। हे भगवान, पूरे 20 पाउंड की सुअर की टांग। ये देखकर मेरी सबसे बड़ी बहन ने तुरंत मना करने की कोशिश की। हंटर जांग, ये बहुत ज्यादा है, प्लीज थोड़ा वापस ले जाइए। 20 पाउंड पोर्क मतलब पूरे 160 कॉपर कॉइन्स। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था क्या चल रहा है। अंकल जियांग बस अपने अप्रेंटिस के लिए बुरा महसूस कर रहे थे और हमारी मदद करने का बहाना ढूंढ रहे थे। उनकी स्किल्स के साथ वो किसी जंगली सुअर से कैसे हार सकते थे? मैं इसे इतनी दूर लेकर आया हूँ, अब वापस ले जाने का कोई सवाल ही नहीं। अंकल जियांग अपनी बात पर पूरी तरह अड़े रहे।